भारतीय संविधान की उद्देशिका, अंग्रेजी में प्रियम्बल और सामान्य भाषा में कहें तो प्रस्तावना या भूमिका। इस कहानी की शुरुआत होती है 13 दिसंबर 1946 को। इसी दिन पंडित नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उस प्रस्ताव में यह था कि हमारे देश के संविधान का स्वरूप व लक्ष्य कैसा होना चाहिए, और संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को उनका वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, और वही उद्देश्य प्रस्ताव आज हमारे भारत के संविधान की उद्देशिका, प्रियम्बल, प्रस्तावना या भूमिका है। आइए एक बार हम इसको पढ़ते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि भूमिका को पढ़ के हम क्या समझते हैं। देखिए क्या लिखा है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी ब्रैकेट में है मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब देखते हैं इससे हम समझते क्या हैं। इससे सबसे पहले सीख हमें ये मिलती है कि हमारे संविधान की शक्ति का स्रोत क्या होगा। तो पॉइंट नंबर हम ये बना लेते हैं कि शक्ति का स्रोत। शक्ति का स्रोत देखिए, भारत में कोई भी एक्ट, ऑर्डिनेंस, रूल्स, रेगुलेशन इत्यादि बनते हैं तो उनको शक्ति संविधान से मिलती है। अब प्रश्न यह बनता है कि संविधान को शक्ति किससे मिलेगी। तो संविधान को शक्ति मिलती है हम भारत के लोग यानी भारत की जनता से। तो संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? भारत की जनता। अंग्रेजी वर्जन में पहला ही सेंटेंस लिखा है बी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? भारत की जनता। अब दूसरा पॉइंट यह बनता है कि हम देखते हैं कि शासन का स्वरूप कैसा होना चाहिए। इससे हमें यह भी पता चलता है कि शासन का स्वरूप कैसा होना चाहिए या शासन का स्वरूप कैसा होगा। देखिए, पहला शब्द लिखा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि हम अपने देश के बाहरी व आंतरिक निर्णय के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। हमारे ऊपर किसी भी देश का या किसी भी बाहरी शक्ति का कोई दबाव नहीं है। हम अपने देश के आंतरिक व बाहरी फैसले स्वयं ले सकते हैं। दूसरी चीज देखिए इसमें शासन के स्वरूप में, दूसरा क्या है? समाजवादी। समाजवादी अभी समाजवादी को हम थोड़ा सा, इन सभी को अभी हम शॉर्ट में ही समझेंगे, आगे इस पे विस्तार से चर्चाएं होंगी जो कि मेंस परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समाजवादी का मतलब है कि समाज सबको समान रूप से मानेगा। भारत का शासन सबको समान रूप से व्यवहार करेगा, किसी के लिए स्पेशलाइजेशन नहीं होगा। शासन भारत के सभी जनता को समान रूप से मानेगा या समान व्यवहार सबके साथ होगा। तीसरी बात आती है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब यह है कि देश का कोई धर्म नहीं होगा, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन राष्ट्र सभी धर्मों को समान रूप से मानेगा। पंथ निरपेक्ष का कतई यह मतलब नहीं होता है कि हम धर्म से परे हैं, नहीं, ऐसा कतई नहीं है। राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन राष्ट्र सभी धर्मों को समान रूप से मानेगा, यानी किसी एक धर्म के पक्ष में नहीं होगा, सभी धर्मों से निरपेक्ष होगा, सबको समान दृष्टि से देखेगा। चौथी बात आती है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब है कि
देश के शीर्षस्थ पद पे जो होंगे, देश के मुखिया का चुनाव जनता द्वारा होगा। देश के मुखिया का चुनाव जनता द्वारा होगा। और पांचवी बात आती है गणराज्य। गणराज्य का यह मतलब है कि सभी शीर्षस्थ पदों पे कोई पद वंशानुगत नहीं होगा, जनता में से कोई भी शीर्षस्थ पद पे पहुंच सकता है। गणराज्य का यही मतलब होता है कि जनता ही राजा बन सकती है। ऐसा नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये राजतंत्र वाला सिस्टम नहीं है, ये लोकतंत्र है, ये गणराज्य है। यहाँ जनता ही राजा को चुनेगी और जनता ही राजा बनेगी। अब देखते हैं तीसरी चीज इसमें हमको क्या मिलती है। तीसरी चीज ये देखते हैं कि शासन, हमने शक्ति का स्रोत देख लिया, शासन का स्वरूप देख लिया। अब तीसरी चीज हम देखते हैं कि लक्ष्य क्या है। लक्ष्य भी हमें दिखाई देता है। तो लक्ष्य हमें दिखाई देता है, पहला लक्ष्य है न्याय। पहला लक्ष्य है न्याय। कैसा न्याय? ध्यान रखिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, तीन प्रकार के न्याय की बात होती है। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। तो संविधान की प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय की चर्चा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। कहीं कहीं विकल्प में धार्मिक न्याय भी लिखा होता है, तो वो गलत है। संविधान की प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय की बात हो रही है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। अब स्वतंत्रता कैसी है, देखते हैं किन किन चीजों की स्वतंत्रता है इसमें। देखिए, स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता दिखाई देती है। देखिए कौन कौन सी। विचार, हम कुछ भी सोच विचार सकते हैं। दूसरी चीज क्या है? अभिव्यक्ति, हम विचार भी कर सकते हैं और कह भी सकते हैं, प्रस्तुत भी कर सकते हैं अपने विचार को। तीसरा है विश्वास, हम किसी भी चीज पे विश्वास कर सकते हैं। विश्वास, धार्मिक मामले में देखें तो सबके अलग अलग विश्वास होते हैं। कोई पीपल पूजता है, कोई बरगद पूजता है, कोई किसी बाबा को पूजता है, किसी पीर को पूजता है। तो हमारी भावना या हमारा विश्वास कहीं भी हो सकता है, हमारी आस्था किसी में भी हो सकती है। चौथी चीज इसमें है धर्म, हम किसी भी धर्म को मानने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। राज्य या देश हमारे ऊपर कोई प्रेशराइज नहीं करेगा, हमको प्रेशराइज नहीं कर सकता कि नहीं आप इस धर्म को मानिए। हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, धर्म की भी स्वतंत्रता है। और क्या है? उपासना, हम किसी की भी पूजा कर सकते हैं, हमारे पास किसी की भी पूजा करने की संपूर्ण रूप से स्वतंत्रता हमारे संविधान के प्रस्तावना में हमें दिखाई देती है। तो लक्ष्य में पहला था लक्ष्य न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। दूसरा स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है इसमें। कौन कौन सा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तीसरी चीज हम देखते हैं समता। किस किस चीज? समता को अगर हम सामान्य रूप से समानता मान लें तो समता कितने प्रकार की है? देखिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समाज में सबको समान रूप से प्रतिष्ठा मिलेगी और कहीं भी लोक नियोजन हो या एडमिशन हो या किसी भी प्रकार का कोई भी प्रक्रिया हो, उसमें सभी को समान अवसर मिलेगा, समान अवसर मिलेगा। भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा। हालांकि सकारात्मक भेदभाव होता है, सकारात्मक भेदभाव जरूरी भी है। तो यहां समता की बात आती है तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये तीन चीजें हो गई लक्ष्य। लक्ष्य में और भी है, क्या प्राप्त करना, और क्या प्राप्त करना है लक्ष्य में? और प्राप्त करना हमें बंधुता। बंधुता अर्थात भाईचारा। कैसी बंधुता हो? एकता, देखिए लिखा है राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ऐसी बंधुता जिसमें राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो सके। तो लक्ष्य में ये बातें थी, न्याय था,
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। बंधुता, कैसी बंधुता स्थापित करना हमें, एकता और अखंडता को स्थापित करने वाली या सुनिश्चित करने वाली बंधुता। दृढ़ संकल्प, ये सब बातें कहाँ हो रही हैं, ये भी लिखा है, ये सब बातें कहाँ हो रही हैं, दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में, लिखा है अपनी संविधान सभा में, किस दिन, आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया और आंशिक रूप से लागू हो गया। और संपूर्ण रूप से या पूर्णतः लागू होने की तिथि जो है 26 जनवरी 1950 की है। यह तिथि इसलिए निर्धारित की गई कि 26 जनवरी को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, इसलिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया। देखिए यहाँ एक शब्द लिखा है, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। देखिए अगर हमसे पूछता है कि हमारा संविधान कब बन के तैयार हो गया या कब लागू हुआ, तो 26 नवंबर 1949 लिखा, लेकिन अगर ऐसा आ जाए विक्रम संवत में तो 2006 ईस्वी और संवत में, विक्रम संवत में क्या संबंध होता है कि सन में अगर हम 57 अर्थात 57 जोड़ देते हैं, सन में अगर हम 57 जोड़ देते हैं तो विक्रम संवत हमें प्राप्त होता है। ये ध्यान रखिए कि संवत कई प्रकार का होता है, विक्रम संवत, शक संवत, पल्लवी संवत, हिजरी संवत, तमाम होते हैं। एक वीडियो हम लोग संवत पे कर लेंगे। तो विक्रमी संवत यानी 2006, अगर हम 1949 में 57 जोड़ दें तो हमें 2006 प्राप्त होता है। तो इसीलिए विक्रम संवत 2006 को यह संविधान लागू हुआ। एतद द्वारा इस संविधान को हम अंगीकृत, मतलब अपने आप को स्वीकार करते हैं, अधिनियमित करते हैं अपने ऊपर और आत्मर्पित करते हैं, स्वयं को आत्मर्पित करते हैं। तो ये थी प्रस्तावना। अच्छा, प्रस्तावना में एक एडिशन भी हुआ, एक संशोधन भी हुआ, एडिशन नहीं कह सकते हैं, एक संशोधन भी हुआ। उसमें कुछ शब्द जोड़े गए। वो कौन कौन से शब्द हैं देख लेते हैं हम।